नमस्कार दोस्तों आज सुबह से एक चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि भारत सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाने वाली है। लेकिन असली बात यह है कि देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसके लिए हट रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो खबर, फॉरेन इन्वेस्टर्स गेट मेजर कैपिटल गेन्स टैक्स रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये किस पर लागू होगा, सरकार क्यों ऐसा कर रही है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो हम कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आपको मेंटरशिप चाहिए 1-to-1 वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये सब कुछ होता है। इनफैक्ट 18 बुक्स आपके घर पर कोरियर के थ्रू भेज दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए एक मेजर स्टेप के तहत बताया जा रहा है भारत सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहती है, और इसी को देखते हुए सरकार एक बड़ा डिसीजन ले रही है। वो ये है कि जो भी यहां पर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश होता है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत सरकार के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो यहां पर नहीं लगाया जाएगा। और यहां पर बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के आधार पर कि यूनियन कैबिनेट ने इसको क्लियर कर दिया है वेडनेसडे को ही। और यहां पर कोशिश यही है कि जो कैपिटल इन्फ्लोज है वो ज़्यादा है, ताकि जो रूपी डिप्रिशिएट हो रहा था उसको एक प्रकार से सपोर्ट मिल सके। देखो यहां पर थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारत इतना ज़्यादा वरीड क्यों है, क्या प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहली बात है रूपी डिप्रिसिएशन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल से आप देखोगे, स्पेशली ये जो ईरान वॉर स्टार्ट हुआ उसके पहले भी लगातार रूपी हमारा डेप्रिशिएट कर रहा था। मतलब कहां ये 84-85 चल रहा था और एक झटके में ये 90 गया, फिर 95 और 98 को भी पार कर गया था। अभी ये वापस से 96 के नीचे है, लेकिन अगर इसको संभाला नहीं गया कि डेफिनेटली ये 100 के पार चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, ग्लोबल टेंशंस बना हुआ है ईरान को लेकर, कब यहां पर समझौता होगा, क्या चीजें होंगी, कुछ नहीं पता। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन इक्विटीज से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और इसी की वजह से जो यूएस डॉलर की डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रही है। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से जो रूपी हमारा लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो एक तो ये बड़ी चिंता है। दूसरा क्या हुआ है, इसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार भारत के स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। आप देख सकते हो इस बार ऑलरेडी $28 बिलियन 2026 के मैं बात कर रहा हूं, इस साल अभी जस्ट 5 महीना कंप्लीट हुआ है, ऑलरेडी $28 बिलियन भारत के स्टॉक मार्केट से इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए भारत का कोई भी शेयर्स ये बेचते हैं फॉरेन निवेशक, तो उनको रूपी मिलता है, रूपी को वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और डॉलर को वो विदेश ले जाते हैं। तो इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, एंड अगेन यहाँ पर हमारा रूपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। और लेकिन दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाला ये है कि जो भारत सरकार अपना बॉन्ड जारी करती है, इसमें एक्चुअली नेट इन्फ्लो हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो 2026 में $1.4 बिलियन एक्चुअल में पॉजिटिव रहा है। यहां पर उन्होंने निवेश किया है भारत के सरकारी बॉन्ड्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सरकार को लगा कि हमें इसके ऊपर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से उतना ज्यादा विड्रॉल नहीं जा रहा है। अच्छा, यहां पर तीसरा एक और चीज है जिसकी वजह से चिंता हमें, वो है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। देखो अभी तो ये $100 के करीब चल रहा है, लेकिन अगर ये वॉर नहीं संभला, अगर एग्रीमेंट नहीं हो पाया यूएस और ईरान के बीच में, तो यहां पर ये $100 के ऊपर ही रहेगा। और जब तक क्रूड ऑयल $100 के ऊपर रहेगा, हमारे लिए चिंता रहेगी, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो यहां पर बढ़ जाएगा, और जो भी हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं वो डॉलर में मंगाते हैं। तो इसकी वजह से, ये सारी चीजों की वजह से भारत इतना ज्यादा वरीड है। अब हम आते हैं कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। अब पहले क्वेश्चन तो यह है कि ये कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर वो सरकारी बॉन्ड खरीद रहा है, मान लो उसने $100 का सरकारी बॉन्ड खरीदा, और 1 साल के बाद, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो 1 साल से ऊपर अगर वो होल्ड कर रहा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो यहां पर साल भर के बाद अगर वो 110 रुपए में बेचा, इसका मतलब उसको गेन कितना हुआ, 10 रुपए का गेन हुआ। अब इस 10 रुपए के गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो कैपिटल गेन टैक्स है वो है 12.5%। मतलब मान लो अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ का,
अब 100 करोड़ में से करीब 12.5 करोड़ तो उसको कैपिटल गेन टैक्स में ही देना पड़ता है। तो यहां पर रिफॉर्म प्रपोज किया गया है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स है इसको पूरी तरह से यहां पर हटा दो, ताकि जो फॉरेन निवेशक है उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे सरकारी बॉन्ड्स और वो और ज्यादा निवेश करे। तो ये कोशिश है यहां पर। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों खरीदता है। देखो सिंपल सी बात है, भारत की इकोनॉमी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूंगा अमेरिका जैसी हो गई है, बाकी बहुत बड़े कंट्रीज ऐसे, लेकिन हाँ भारत की इकोनॉमी ठीक ठाक है और उसको भरोसा है कि अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड में निवेश करेगा तो भारत सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि भारत सरकार धोखा दे देगी कि भाई हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये सॉवरेन होता है। भारत सरकार खुद गारंटी लेती है कि हम आपका पैसा वापस करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन, इनमें ग्लोबल पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये फॉरेन की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन जो सेंट्रल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई फॉरेन की, तो ये सभी इंडियन गवर्नमेंट्स में अच्छा खासा निवेश करते हैं हमारे बॉन्ड्स के अंदर। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखता है स्टेबिलिटी है, प्रिडिक्टेबल रिटर्न है, क्योंकि इस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट उनको मिलता रहता है और रिस्क भी यहाँ पर कम है, तो इसलिए अट्रैक्टिव होता है और इसलिए वो लोग इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ये टैक्स हटाएगी, कैपिटल गेन टैक्स हटाएगी, तो इससे क्या फायदा होगा। देखो सबसे पहला तो ये होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में और ज़्यादा निवेश करने लगेंगे, क्योंकि जैसे मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर उनको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहां पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। अब जब टैक्स नहीं देना पड़ा है तो वो उनको लगेगा ना कि भारत में निवेश करो रादर दैन कोई यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन बॉन्ड्स में, तो उनको ये अट्रैक्टिव लगेगा, तो वो भारत में निवेश करना चाहेंगे। अब भारत में निवेश करेंगे तो वो डॉलर लेकर आएंगे, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करेंगे और रुपी इसकी वजह से यहां पर मजबूत हो जाएगा और इससे आरबीआई को भी अच्छा खासा रिलीफ होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि यहां पर कुछ खबरें आ रही थी, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आया कि क्या आरबीआई ने सोना बेच दिया। ऑल्दो आरबीआई ने क्लियर कर दिया और मैंने भी इसके ऊपर आज सुबह ही एक अलग से वीडियो बनाया कि यहाँ पर आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि देखो हमारे पास 880 टन सोना था, वो वैसे का वैसा ही पड़ा है, बट जस्ट जो वैल्यू है गोल्ड की वो ऊपर नीचे हुई है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था, बट यहाँ पर सोना नहीं बेचा गया। लेकिन हाँ, फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे तो हमारा 1 ईयर के लो पर चला गया है। कहने का मतलब यह है कि अब ये हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $750 बिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन क्योंकि यहां पर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था तो यहां पर कंट्रोल करना था उसको। आरबीआई ने अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से थोड़ा सा डॉलर निकाला और इसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी के समय $680 बिलियन पर आ गया है। मतलब ये कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा स्टेप होता है कि फॉरेन निवेशक खुद ही डॉलर लेकर आते हैं भारत के अंदर, तो इससे हमारे जो आरबीआई है उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि इसका बॉन्ड यील्ड के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए आप सभी ने इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि बॉन्ड यील्ड और जो बॉन्ड प्राइस है दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है, 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं स्टडी आई के ऊपर, आप जाना चाहो तो सर्च कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। तो बॉन्ड प्राइस जब भी बढ़ता है ना तो यील्ड यहाँ पर कम हो जाते हैं। अब जैसे मान लो अगर फॉरेन निवेशक ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेंगे, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यील्ड क्या होगी, जो ओवरऑल रिटर्न आ रहा है उस पर वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अब इससे देखो फायदा क्या होता है, जब यहाँ पर यील्ड कम होती है तो ओवरऑल हमारे इकोनॉमी के अंदर बाकी के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसका मतलब भारत सरकार जब भी कोई पैसा बोरो करेगी तो उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर बोरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, सरकार को 7.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। आप सब जानते हैं ना, जब भी बजट आता है तो सरकार रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चा करती है। तो यहाँ पर मान लो सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए बोरो करने हैं और उस पर 7.5% इंटरेस्ट लगे, और वहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 7% इंटरेस्ट लगे तो यहाँ पर इसमें बहुत फर्क आ जाता है, हजारों करोड़ों का फर्क आ जाता है, आप समझिए। तो इससे भी तो भारत सरकार की सेविंग्स होती है, तो ये भी एक तरीका है। फिर दूसरा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसका ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस से भी लिंक्ड है। क्या हुआ है कि रिसेंटली जो ग्लोबल बॉन्ड बेंचमार्क्स होते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन का इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, ब्लूमबर्ग का इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्सेस, तो इसमें क्या है कि भारत सरकार के बॉन्ड्स को इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। अब क्या होता है कि जब भारत सरकार का बॉन्ड इसके अंदर इंक्लूड है तो जो फॉरेन निवेशक हैं वो देखते हैं कि भाई हाँ,
इस इंडेक्स में भारत सरकार का भी बॉन्ड है तो हमें इसको बाय करना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि कंट्री ए और कंट्री बी है, कंट्री ए में यहां पर जो यील्ड है वो 7% है लेकिन सरकार 12.5% टैक्स लगा रही है, कंट्री बी में भी यील्ड 7% ही है लेकिन यहां पर सरकार 0% टैक्स लगा रही है। तो फॉरेन निवेशक कहां पर निवेश करेगा? वो कंट्री बी में ही जाना चाहेगा। तो इसी की वजह से सरकार ने यहां पर सोचा कि हम भी अपना जो कैपिटल गेन टैक्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो जीरो कर देते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आरबीआई ने भी रिसेंटली एक बड़ा कदम लिया था फुल्ली एक्सेसिबल रूट का। कहने का मतलब यह है कि कुछ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं सरकार के, उस पे आरबीआई ने लिमिट हटा दिया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो भी निवेश करना है, जितना निवेश करना है वो यहां पर कर सकते हैं। और यह भी बड़ा कारण था जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इस इंडिसेस के अंदर इंक्लूड किया गया था। ये आरबीआई ने ये जो रिफॉर्म्स अपनाए थे। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो एक पर्टिकुलर रिफॉर्म के तहत हो रही हैं और इसीलिए यहां पर जो कैपिटल गेन टैक्स है अब वो भी हटाने की तैयारी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इससे क्या कोई खतरा है? बिल्कुल खतरा भी होता है क्योंकि ये हॉट मनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हॉट मनी प्रॉब्लम का मतलब यह है कि जो फॉरेन निवेशक है उनको अट्रैक्ट तो लगेगा इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, भाई टैक्स नहीं लग रहा है, तो आज वो पैसा ले आएंगे लेकिन वो कभी भी अपने पैसे को उतने ही तेजी से ले जा सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत सारा डॉलर भारत में आ रहा है तो इसकी वजह से रुपये को सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वही डॉलर अचानक से बाहर जाने लगे तो उसी हिसाब से रुपये डेप्रिशिएट भी तो होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है? टैक्स रेवेन्यू का लॉस। अभी तक सरकार 12.5% टैक्स लगा रही थी, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा तो सरकार को रेवेन्यू लॉस भी तो होगा। फिर इसके अलावा सरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी तो ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और करेंसी रिस्क तो रिमेन रहेगा ही, मतलब कि बॉन्ड रिटर्न से मान लो अगर एक चीज बताता हूं कि सपोज फॉरेन निवेशक हमारे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं, उनको 7% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वैसे ही हमारा रूपी भी डेप्रिशिएट हो जा रहा है 8%, तो एक्चुअल में वो पॉजिटिव थोड़ी रहा, तब तो उनको लॉस हो गया 1% का। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो फॉरेन निवेशक है वो इन सारी चीज़ों को भी देखता है कि क्या इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब वो भारत सरकार के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो वो रूपी में करते हैं ना, वो डॉलर लेकर आते हैं, उसको रूपी में कन्वर्ट करते हैं और रूपी में लगाते हैं, और वापस से जब विड्रॉ करेंगे तो रूपी से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक साल के बाद अगर मान लो रूपी हमारा 8% डिप्रिशिएट हो गया तो उनको फायदा थोड़ी हुआ, एक तरह से लॉस ही हो गया। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि सरकार ने ये जो कदम लिया है टैक्स हटाने का पूरी तरह से, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है। यहां पर जो फॉरेन निवेशक होता है वो और चीजों पर भी फोकस करता है कि भारत में इन्फ्लेशन कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, ग्रोथ आउटलुक कैसा है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कैसा है, उसके आधार पर वो निवेश करता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बस कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया, अब कल के डेट में हजारों लाखों करोड़ों डॉलर्स जो है वो भारत के अंदर आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है जो कई लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया से लेकर कई जगह लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई आपने फॉरेन निवेशकों के ऊपर से कैपिटल गेन टैक्स हटाया, लेकिन आप भारतीय लोगों के लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अगर आप खरीदोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप वो बेच देते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। वो आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। मान लीजिए आपका टैक्स स्लैब रेट आप 30% में आ गए हायर ब्रैकेट में, तो उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उतना ही लगेगा भारतीयों पर भी, 12.5% के आसपास। तो यहां पर यही सवाल हो रहा है कि फॉरेन निवेशक पर से तो टैक्स हटाया जा रहा है, लेकिन इंडियन सिटीजन्स के ऊपर से क्यों टैक्स नहीं हटाया जा रहा है? और इसीलिए यहां पर कई ये जो स्टार्ट हुआ है ना, यहां पर सरकार ये जो कदम लेने जा रही है, इसको लेकर सरकार का ये भी कहना है कि देखो हमारा इसमें मेन मकसद है कि डॉलर भारत में आए। अब जब भारतीय निवेश करते हैं इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में तो वो तो रुपये में ही निवेश करते हैं ना, लेकिन अगर फॉरेन निवेशक निवेश करेगा तो वो डॉलर लेकर आएगा। तो इसलिए हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर से टैक्स बर्डन हटा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको लेकर डेफिनेटली डिबेट होगा। यहां पर जो क्रिटिक्स हैं वो यही कहेंगे कि देखो आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स से हटाया, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पर से तो इतने सारे टैक्स आप लगाते हो, तो यहां पर हमें भी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है? ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, हर एक बैच अवेलेबल है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की
पूरी तैयारी कराई जाती है। मेंटरशिप मिलता है 1-to-1, रिवीजन, टेस्ट, असेसमेंट, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। और भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।